प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण विचार के बाद व्याकरण का अगला टॉपिक आज अपन संधि पढ़ेंगे। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। शाब्दिक अर्थ मेल या फिर जोड़। और ये जोड़ पूछ लिया जाए किसका होगा तो अपन कह सकते हैं कि ये मेल वर्णों का होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होगा मेल या जोड़, जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और मिलने पर उसके लेखन एवं उच्चारण में जो परिवर्तन आएगा उसे अपन संधि के नाम से पढ़ेंगे। और जहाँ पर वर्णों का मेल न होकर शब्दों का मेल हो जाता है वहाँ पर अपन संधि न मानकर समास मान लेते हैं। तो वर्णों के मेल के आधार पर अपन इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। परिभाषा में अपन लिख सकते हैं कि दो वर्णों के आपस मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। और ये जो विकार या परिवर्तन शब्द के लेखन और उच्चारण में आएगा, अपन कह सकते हैं कि लेखन व उच्चारण। लेखन और उच्चारण में जो विकार या परिवर्तन होगा उसे संधि कहा जाता है। जैसे एक शब्द लिखा युग प्लस अंतर, अब ये ए था प्लस इधर भी ए था, इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो शब्द बन गए युगांतर। अब ये दोनों ए थे, दोनों मिलकर अपने दीर्घ रूप को प्राप्त हो गए, यानी इस वर्ण के उच्चारण एवं लेखन दोनों में परिवर्तन आ गया तो अपन इसको संधि कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो वर्ण आपस में मिल तो जाते हैं लेकिन उसके लेखन एवं उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति भी अपने सामने आ जाती, जैसे युग प्लस बोध। युग बोध इनको जोड़ा जाए तो ये शब्द यूं के यूं ही पास पास आकर बैठ जाएंगे, युग बोध। तो यहाँ पर अपने संधि न मानकर संयोग मात्र मान लेते हैं कि जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद इनमें किसी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर संयोग होता है वर्णों का। तो अपन ने संधि के बारे में जाना कि संधि में दो वर्णों का मेल होगा और इन दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आएगा उसे संधि कहेंगे। और जहाँ पर वर्णों के आपस में मेल हो जाने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार नहीं आएगा तो उसे अपन संयोगी के नाम से पढ़ सकते हैं। इन परस्पर मिलने वाले वर्णों के आधार पर संधि के मुख्यतः तीन भेद किए जाते हैं। संधि के भेद। परस्पर मिलने वाले वर्णों के आधार पर संधि के मुख्यतः तीन भेद कर दिए जाते हैं या तीन भेद किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, तीन भेद होते हैं उसके। वो तीन भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, दूसरा एवं अगला भेद है व्यंजन संधि, तीसरा एवं अंतिम है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा कि जब किसी स्वर का स्वर के साथ मेल होकर
जो विकार अथवा परिवर्तन आएगा उसे स्वर संधि के नाम से पढ़ा जाएगा। स्वर के साथ स्वर के मेल को अपन स्वर संधि के नाम से पुकार सकते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में अपन को 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती है, यानी व्यंजन प्लस स्वर। व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है या फिर स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है या व्यंजन प्लस व्यंजन आ सकता है। तो जब किसी व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होकर जो विकार अथवा परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि के नाम से पढ़ा जाएगा। विसर्ग, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होगा उसे विसर्ग संधि के नाम से पढ़ा जाएगा। या अपन सीधे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि स्वर का मानना है कि मेरा मेल होगा केवल और केवल मेरे भाई के साथ। स्वर का अपने भाई के अलावा किसी अन्य के साथ मेल नहीं हो सकता, अर्थात स्वर का स्वर के साथ मेल होगा वहाँ पर स्वर संधि होगी। व्यंजन का मानना है कि मेरा भाई आता है तो ठीक है, अन्यथा मेरा पड़ोसी के साथ भी मेल हो सकता है, यानी व्यंजन व्यंजन के साथ भी संबंध स्थापित कर सकता है और अपने पड़ोसी स्वर के साथ भी संबंध स्थापित कर सकता है। विसर्ग का मानना है अर्थात ये विसर्ग समष्टि की भावना से परिपूर्ण है और ये कह रहा है कि मेरे साथ चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, इन दोनों में से मैं किसी के साथ भी संधि कर सकता हूँ या मैं दोनों के साथ संधि वार्ता करने के लिए तैयार हूँ। अपन को पढ़ना है स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी पुनः 5 उपभेद कर दिए जाते हैं। स्वर संधि के पुनः 5 उपभेद कर दिए जाते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होंगे? 5, और वो 5 भेद हैं। इनमें पहला भेद होगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा भेद होगा गुण संधि। तीसरा भेद होगा वृद्धि संधि। चौथा भेद होगा यण संधि। 5वां एवं अंतिम होगा अयाधि संधि। अब अपन थोड़ा सा इनकी पहचान के बारे में व्यवहारिक देख लेते हैं कि अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में अपन को आ बड़ाई बड़ा उ दिखाई दे तो वहाँ पर बहुधा दीर्घ संधि हो सकती है। अर्थ शब्दों को तोड़ने पर अगर दोनों के सार्थक अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो अपन अन्य संधियों के नियम लगाकर वो संधि कर सकते, क्योंकि एक शब्द में कई संधियां हो सकती है। तो अपन ने देख लिया कि अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में आ बड़ाई बड़ा उ आ रहा है तो वहाँ पर अपन दीर्घ संधि मान सकते हैं, अगर वो दीर्घ संधि के अनुसार दोनों सार्थक अर्थ दे रहे हैं तोड़ने वाले शब्द। गुण संधि। गुण संधि में अपन को संधि युक्त शब्द के बीच में ए और ओ दिखाई देंगे, तो जहाँ पर अपन को ए और ओ दिखाई दे वहाँ पर अपन गुण संधि मान सकते हैं। कम से कम, हमेशा नहीं, कम से कम मान सकते हैं। तोड़ने संधि करेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे और तोड़ने पर अगर दोनों टूटने वाले शब्द सार्थक अर्थ दे रहे हैं तो गुण संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आई और औ की मात्रा होगी। जहाँ पर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में आई और औ की मात्राएं आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो वहाँ पर अपन वृद्धि संधि मान सकते हैं। यण संधि में अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में ये और वह से पहले कोई आधा वर्ण बैठा है तो वहाँ पर अपन यण संधि कर सकते हैं, यानी किसी आधे वर्ण के बाद ये और वह आए तो वहाँ पर अपन यण संधि मान सकते हैं। या अपन दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं
कि अगर किसी ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए, ये ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो अपन ई से ये बना लेंगे, वैसे उ बना लेंगे और री से अपन रे बना लेंगे। या अपन सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि किसी संधि युक्त शब्द के बीच में ये और वह आए और ये और वह से पहले कोई आधा वर्ण है तो वह निश्चित ही यण संधि का उदाहरण माना जाएगा। ऐसे ही अयादी संधि में होगा। अयादी संधि में ए, आई, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर अयादी संधि कर सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि किसी संधि युक्त शब्द के बीच में या संधि युक्त शब्द में अपन को आई या आय या आव या फिर आव की ध्वनि आ रही है तो वहाँ पर अपन अयादी संधि माने सकते हैं। अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में या संधि युक्त शब्द में अपन को आय, आव और आव की ध्वनि आ रही है तो वहाँ पर अयादी संधि मानेंगे। और ऐसे अपन ए बनाएंगे, आय से अपन आई बनाएंगे, आव से ओ बनाएंगे, आव से औ बना लेंगे। अब अपन को पढ़ना है दीर्घ संधि कि दीर्घ संधि में कैसे आ, ई और उ होंगे। और एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसमें हमेशा ही समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का मेल, जहां पर समान स्वर आपस में मिलते हैं वहां पर दीर्घ संधि मानी जाएगी। या इनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप बनकर दीर्घ वाले रूप में तब्दील हो जाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि मानी जाएगी। अपन को याद रखने के लिए इतना याद रखना होगा और इनको याद रखने से ही संधि की पहचान होगी कि अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में आ गया, बड़ी ई आ गई, बड़ा उ आ गया तो वहां पर अपन दीर्घ संधि मान सकते हैं। स्वर संधि का पहला बिंदु होगा दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में आने वाले वर्ण होंगे आ, बड़ा ई, बड़ा उ या समान स्वरों का मेल। समान स्वरों का मेल। जैसे एक शब्द लिखा नैनाभिराम, नैनाभिराम। अब इस शब्द के बीच में अपन को आ मिल गया और आ के बाद अगली शर्त अपन ने क्या लिखी कि समान स्वरों का मेल होगा। तो आ के समान या तो आ होगा या फिर ए होगा, ये दोनों समान हैं। ये इस शब्द को तोड़ने पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एवं अंतिम शब्द का पहला वर्ण ए या आई होगा, इनके अलावा कोई वर्ण नहीं हो सकता। जैसे नयन यानी आंखें, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, आंखों को सुंदर लगने वाले दृश्य को नयनाभिराम के नाम से जाना जाएगा। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है ए, यानी न में ए की ध्वनि आ रही है प्लस आगे भी क्या है ए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है और अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी ए है और ये दोनों मिलकर अपने दीर्घ वाले रूप को प्राप्त हो जाते हैं तो इनका ये दीर्घ रूप हो जाता है आ। तो नयनाभिराम को अपने जोड़े तो शब्द क्या बन जाएगा नयनाभिराम, यानी ये ए इसमें मिल जाएगा नयनाभिराम। उसी प्रकार एक शब्द लिखा जैसे शशांक, तो इसमें भी आ रहा है। अरे इस आ को तोड़ने के लिए अपन को दोनों तरफ ए या आ में से ही कोई वर्ण मिलना चाहिए, इनके अलावा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होगा। तो सस्य का अर्थ होता है खरगोश और अंक का अर्थ होता है गोद। तो जिसकी गोद में खरगोश है उसे अपन वैसे तो चंद्रमा के नाम से पढ़ते हैं। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। सस प्लस अंक, ये भी ए था और ये भी ए था, ये दोनों मिलकर अपने दीर्घ वाले रूप आ में बदल गए।
तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ दीर्घ संधि की शर्त को पूरा करने के कारण इसमें दीर्घ संधि मानी जाएगी। जनार्दन, जन प्लस अर्दन, अर्दन का अर्थ होता है पीड़ा, पीड़ा किस समय पैदा होने वाला, ये शब्द अपन विष्णु या कृष्ण के लिए प्रयुक्त करते हैं, या फिर कृष्ण को भी जनार्दन कहा जाता है। क्वथनांक, द्रव्य से गैस बनने का बिंदु, क्वथनांक, क्वथन प्लस अंक से बन गया क्वथनांक, यानी इसके बीच में भी आ था, इसके बीच में भी आ है, इसके बीच में भी आ था और यहाँ पर भी आ था। अपन ने इनको तोड़कर इनके दीर्घ वाले रूप को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे वातायन, वात प्लस आयन, वातायन खिड़की के लिए काम में लेते हैं। अब ये तो आ वाला रूप हुआ, यानी किसी संदिग्ध शब्द के बीच में अपन को आ मिले और आ को तोड़ने पर दोनों तरफ अपन को ए या आ में से कोई शब्द मिल रहा है या कोई वर्ण या कोई ध्वनि मिल रही है, तो वहां पर अपन दीर्घ संधि मान सकते हैं। उसी प्रकार अपन ई वाला उदाहरण ले। अब ये जो अपन ने उदाहरण लिखे उनमें अपन ने दोनों तरफ ए वाला ही उदाहरण लिख लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि ए ही दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ आ भी हो सकता है, एक तरफ ए और एक तरफ आप ही हो सकता है। जैसे चिकित्सालय, तो चिकित्सा प्लस आले, यहां पर आ था, यहां पर भी आ था, ये दोनों मिलकर अपने आ को ही प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ रूप को प्राप्त कर लेते हैं। ई वाले उदाहरणों में अपन लिख सकते हैं जैसे कविंदर। अपन ने इस शब्द को अगर यूं लिख दिया तो इसमें अब संधि नहीं होगी, क्यों? दीर्घ संधि की शर्त क्या कर रही है कि इसमें बड़ा ओ होना चाहिए, और अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, छोटा ई, तो यहाँ पर इस शब्द में संधि कार्य नहीं कर रही है, तो अपन को लिखना है बड़ा ई, कविंदर। इसको तोड़ें तो अपन ने पढ़ा है कि कवि में भी हमेशा छोटा आता है, इंदर में भी ई हमेशा छोटा आता है। यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है और अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी ई है, और ये दोनों ई मिलकर अपने दीर्घ रूप को प्राप्त कर लेते हैं, यानी समान स्वरों का मेल होगा। अपन ने ई को तोड़ा है तो दोनों तरफ ई या ई ही होना चाहिए, इनके अलावा कोई असमान स्वर नहीं आ सकता। उसी प्रकार जैसे लिखा महिंदर, मही का अर्थ होता है धरती, मही में ही हमेशा बड़ी आती है, इंद्र में ही छोटी आएगी, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ई और अंतिम शब्द का पहला वर्ण छोटा ई, ये दोनों मिलकर अपने दीर्घ रूप को प्राप्त हो गए। गिरीश, गिरी प्लस ईस, गिरीश, गिरी यानी पर्वत, ईश यानी भगवान, अर्थात इस शब्द अपन भगवान शिव के लिए काम में लेते हैं गिरीश। यहाँ पर छोटा ई और इधर बड़ा ई, दोनों मिलकर बड़े रूप को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार अपन ऊ वाले उदाहरण भी बना सकते हैं, जैसे लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ते हैं तो अपन को वहाँ पर घु बड़ा लिखा हुआ मिलता है, वैसे लघु में घु हमेशा छोटा आता है, उत्तर में भी ऊ हमेशा छोटा आता है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है प्लस अंतिम वर्ण का प्रथम वर्ण भी छोटा ऊ है, और दोनों मिलकर अपने बड़े रूप को प्राप्त हो गए। लघुतर लघु प्लस उत्तर, जैसे चमुरेजा, चमू का अर्थ होता है सेना, चमू में मुंह हमेशा बड़ा आता है और ऊर्जा में भी ऊ हमेशा बड़ा ही आता है। ये दोनों यानी सेना की ऊर्जा या जोश को चमुर्जा कहा जाता है। यहाँ पर बड़ा ऊ था प्लस इधर भी बड़ा ऊ था, दोनों मिलकर अपने दीर्घ वाले रूप को प्राप्त हो गए। लघुर में
लघु प्लस ऊर्मी, लघु यानी छोटी, ऊर्मी यानी लहरें, यानी एक छोटा और एक बड़ा, वो दोनों मिलकर अपने बड़े रूप को प्राप्त हो गए। लघुर्मी, छोटी छोटी लहरों को लघुर्मी कहा जाता है। तो दीर्घ संधि में अपन कह सकते हैं कि जिस संधियुक्त शब्द के बीच में अपन को आ बड़ा ई बड़ा ऊ दिखाई दे और इनको तोड़ने पर अगर समान स्वरों का मेल हो रहा है तो वहाँ पर अपन दीर्घ संधि माने सकते हैं। दीर्घ संधि के बाद अगला उपभेद अपन ने लिखा गुण। गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि में अपन को ए और ओ लिखे हुए दिखाई देंगे और ये ए और ओ किससे मिलते हैं? यानी ए आ के बाद ई या बड़ी ई का मेल हो रहा है तो इन दोनों के मेल से गुण आदेश से ए बन जाता है। ए आ के बाद में ई या बड़ा ई से ए बन जाता है। पहले तो अपन ने आ को तोड़ा तो आ या आ के बाद अपन को आ ही मिल रहा था। अब अपन को ए आ के बाद इनका कोई असमान स्वर मिल रहा है, ई या बड़ा ई। अपन कह सकते हैं, अपन से पूछ लिया जाए भाई ए का निर्माण कैसे होगा, तो अपन कह सकते हैं कि ए आ प्लस ई या बड़ी ई के योग से बन जाता है। और ए या आ के बाद अगर ऊ या बड़े ऊ का मेल हो रहा है तो उससे ओ बन जाता है। और ए आ के बाद ए आ प्लस होगा। ए आ के बाद अगर री आ रहा है तो इससे अपन अर बना लेते हैं। ए आ के बाद में ई या बड़ी ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। ए आ के बाद में ओ या बड़ा ओ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। और ए या आ के बाद अगर री आए तो इससे अर बन जाएगा। ये तीन स्थितियां अपन को गुण संधि में देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक शब्द लिखा महेश, बीच में ए आ रहा है और ए को तोड़ने के लिए अपन ने पहले लिख लिया था कि ए आ प्लस ई या बड़ी ई होगी और उससे ए बनेगा। तो अपन इसको तोड़े तो महा प्लस अब अपन को ई से करना है। इस में ई हमेशा बड़ी आती है। भगवान तुम्हारे चरणों में है, ईस तुम्हारे चरणों में। जब अपन ई का उच्चारण इस का उच्चारण करते हैं तो ई पर काफ़ी जोर पड़ता है। तो यहाँ पर आ और इधर बड़ा ई दोनों मिलकर ए में बदल गए। संधियों को ये अपन कह सकते हैं व्याकरण के जो टॉपिक है इनको निगमन विधि से पढ़ाया जाए, यानी इनके उदाहरणों को याद रखा जाए तो इन उदाहरणों की सहायता से अपन इसकी परिभाषा बना सकते हैं और ये उदाहरण निगमन विधि से याद करने पर अपनी स्मृति से बाहर नहीं होते। जैसे दूसरा शब्द लिखा राकेश, इसको तोड़ने पर शब्दों का सार्थक अर्थ भी निकलना जरूरी है। अपन ने यहाँ पर ए कर दिया राग, तो ये अपना शब्द गलत होगा। राग कोई अर्थ नहीं देता। राका का अर्थ होता है चांदनी रात, इसका अर्थ होता है स्वामी। तो चांदनी रात के स्वामी को अपने चंद्रमा के नाम से पुकारते हैं, यानी चंद्रमा के पर्यायवाचियों में अपन ने एक राकेश नाम भी पढ़ा था। इधर आ था, इधर बड़ी ई थी, दोनों मिलकर किस में बदल गए? ए में बदल गए। अपन को विच्छेद करके दे दे कि भाई इसमें कौन सी संधि है, तो अपन कह सकते हैं कि ए आ के बाद में ई का मेल हो रहा है और इससे ए बनेगा और ए होता है गुण आदेश, यानी वहाँ पर गुण संधि मानी जाएगी। उसी प्रकार अगला शब्द अपन लिख सकते हैं गुड़ाकेश। ए आ रहा बीच में, गुड़ाका का अर्थ होता है नींद और इसका अर्थ होता है स्वामी, या जिसने नींद को वश में कर लिया हो उसे गुड़ाकेश से कहा जाता है। और ये शब्द अपन शिव या कभी कभी अर्जुन के लिए भी प्रयुक्त करते हैं, गुड़ाकेश, जिसने अपनी नींद को वश में कर लिया हो। साथ साथ में इनका अर्थ भी पढ़ते जाना है। गुड़ाका प्लस इस से, यानी आ और बड़ा ए मिलकर क्या बन गए? ए में बदल गए। अब ओ वाला उदाहरण ले। ओ किससे बनेगा? यानी ए प्लस ए या आ प्लस ऊ या फिर बड़ा ऊ होगा और इससे ओ बन जाएगा।
ए आ के बाद में ई या बड़े ई के आने से ए बना दिया, और ए या आ के बाद में ओ या बड़ा ओ आने से ओ बन जाता है। जैसे परोपकार, पर प्लस उपकार, परा कोई शब्द नहीं होगा, यहाँ पर अर्थ दे रहा है क्योंकि इससे आगे क्या आ रहा है, उपकार। उपकार यानी भलाई, पर यानी दूसरों की भलाई को परोपकार के नाम से पढ़ा जा सकता है। सहोदर, सह प्लस उदर, उदर यानी पेट, सह यानी सम्मान, यानी एक ही माँ की गर्भ से पैदा होने वाले भाई को सहोदर, अगर बहन है तो सहोदरा, तो सह प्लस उदर, इसके बीच में ओ आ रहा है, इसके बीच में भी ओ आ रहा है। अपन ने इस ओ को तोड़ा तो अपन को ए या आ के बाद में ओ मिला, ए आ के बाद में ओ या बड़े ओ वाली स्थिति पैदा हो रही है और उससे अपन ने ओ बना लिया, तो अपन कह सकते हैं कि गुण संधि का उदाहरण है। इधर भी अपन ने ए के बाद में ओ के योग से ओ बनाया है, तो ये भी गुण संधि का उदाहरण हो सकता है। जैसे चरमोत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, इधर ए है और आगे ओ है, दोनों मिलकर गुण आदेश से ओ बन जाते हैं। प्रणोत्सर्ग, प्राणों का उत्सर्ग, बलिदान कर देना, तो प्राण प्लस उत्सर्ग, प्राणों का बलिदान। ओ आ रहा है बीच में और ओ को तोड़ेंगे तो ए या ऊ का मेल होगा। तीसरी स्थिति, ए या आ के बाद अगर री का मेल हो रहा है तो इससे अपन अर बना लेते हैं, यानी संदिग्ध शब्द के बीच में अगर अर की ध्वनि आ रही है, जैसे महर्षि, अर की ध्वनि आ रही है महर्षि में। अब इसमें एहर आगे आदर है, तो इस अर से अपन को बनाना है री, तो अपन लिख सकते हैं महा प्लस ऋषि। ये री कहाँ से आ गया, इसमें ए था और ये आगे आधा रह था, यू था, और इस अर को अपन ने री में बदल दिया, तो महा प्लस ऋषि से क्या बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा। अगर अपन यहाँ पर ए लिखी तो इसका अर्थ सार्थक नहीं होगा, टूटने वाले दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकलना भी जरूरी है। महान जो ऋषि है उसे महर्षि के नाम से पढ़ा जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एक शब्द था, यहाँ पर एहर ये आधा रह है, तो अपन ने ग्रीष्म इसको पूरा लिख दिया, आगे इसमें ए था ये रह था, और इसको अपन ने री में बदल दिया और आगे वाला जो वर्ण था उसको यूं का यूं लिख दिया। ग्रीष्म प्लस ऋतु से ग्रीष्म ऋतु बन जाता है। उसी प्रकार वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु देखने में सदटपटा सा लग रहा है ना, वर्ष ऋतु, तो इसको अपन ने तोड़े तो अपन को पता है ये वर्ष कोई अर्थ नहीं देता, ये वर्ष कोई अर्थ नहीं देता ना, वर्षा। अब जो चल रही ऋतु वर्षा, प्लस आगे क्या है, ये ए है और इसी के बाद में ये रह है, तो इससे अपन को री लेना है, आगे जो था तो उसको वैसा का वैसा लिख दिया, तो वर्षा ऋतु से क्या बन जाता है, वर्षा ऋतु बन जाता है। इसमें अर की ध्वनि आ रही है। ये अपने री वाले उदाहरण हुए। तो अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में अपन को ए ओ और अर की ध्वनि प्राप्त हो रही है तो वहाँ पर अपन गुण संधि मान सकते हैं, और गुण संधि में ए लाने के लिए अपन को ए आ का ई से मेल करना होगा, और ओ लाने के लिए ए आ का ऊ से मेल करना होगा, और री प्राप्त करने के लिए अपन को अर चाहिए। अगला भेद होगा अपना वृद्धि संधि। अगला एवं तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अपन को आई या औ मिलेगा। किसी संधि युक्त शब्द के बीच में आई और औ की
ध्वनि आ रही है तो वहाँ पर अपने वृद्धि संधि कर सकते हैं। और वृद्धि संधि में ऐ और औ आदेश करने के लिए अपन को क्या करना होगा, ए या आ के बाद या ए आ प्लस ओ या बड़े ओ के योग से तो ए बने जाता है। अब अपन को ए या आई लिखना है। ए और आई इनमें से इन दोनों में से कोई आए तो ये ए आ के साथ मेल करके आई को प्राप्त हो जाते हैं। ए या आ के बाद ओ या औ के आने से औ आदेश हो जाता है। ये देखो सरल है, ए आ के बाद में ए आई आएगा और आई बनेगा, ए आ के बाद में ओ या औ आएगा और उससे औ बन जाएगा। जैसे एक शब्द लिखा सदैव, ऐ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब वृद्धि संधि है। और ऐ लाने के लिए अपन जब इस शब्द को तोड़े तो सद कोई शब्द नहीं होगा, अपन लिखेंगे सदा प्लस ए। इधर अब अपन को ए चाहिए क्योंकि ऐ किससे बनेगा, ए या आई में से एक आने पर बनेगा तो आ प्लस ए के योग से आई बन गया। उसी प्रकार जैसे पुत्रेषणा, सदैव यानी सदा ही, पुत्र प्लस ऐसणा पुत्र की चाहत। इधर ए है यानी ये ऐसे बना है, तय प्लस पूरा रह है और रह में ए है, पुत्र प्लस आगे ए है, इससे पुत्रेषणा बन जाएगा। अपन औ वाले उदाहरण ले तो अपन लिख सकते हैं जैसे वनौषधि, वनौषधि बीच में औ आ रहा है और ये औ बनेगा ए आ प्लस ओ या औ के आने से। और औषधि में अपन को पता है औ की मात्रा आती है औषधि, वन प्लस औषधि से क्या बन गया, वनौषधि बन गया। जलोग, जल प्लस ओग यानी ए और आगे क्या होगा औ, जल प्लस ओग से क्या बन गया, जलोग बन गया। तो वृद्धि संधि में ए या आई आएगा बीच में और आई और औ को प्राप्त करने के लिए अपन को ए आ प्लस ए आई से आई बनाना है और ए आ प्लस ओ औ से औ बनाना है। वृद्धि संधि के बाद अगला एवं चौथा भेद होगा यण संधि। यण संधि में ए ओ और री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ये क्रम से ई तो बदलेगा ये में, ओ बदलेगा व में और री बदलेगा रे में। यदि किसी संधि युक्त शब्द के बीच में ई बड़ा और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई से ये बन जाएगा, ओ से वह बन जाएगा और री से रे बन जाएगा। या अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में ये और वह और रे इनके बाद कोई आधा वर्ण आए तो अपन वहां पर दीर्घ संधि कर सकते हैं। जैसे एक शब्द लिखा अत्यधिक, उदाहरणों से ज्यादा याद रहेंगे, उदाहरण याद रखना कि यण संधि का अपन ने उदाहरण क्या पढ़ा था। अब अपन ने यहाँ पर ये है और ये से पहले कोई आधा वर्ण बैठा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस आधे वर्ण को पूरा करेंगे। यदि किसी संधियुक्त शब्द के बीच में ये और वह और रे मिले तो अपन क्या करेंगे, उससे आधे वाले वर्ण को सबसे पहले पूरा करेंगे। अगर ये है तो ये से अपन ने क्या बनाया, ई बनाया है तो इसकी ई की मात्रा लगा दो। अब ये नहीं आएगा, ये में जो स्वर छिपा है वो आएगा, ये में ए है तो अपन ने लिख दिया अधिक। अति प्लस अधिक से शब्द बन जाता है अत्यधिक। जैसे प्रत्यक्ष, यहाँ पर ये से पहले आधा वर्ण बैठा है तो अपन कह सकते हैं कि यण संधि का उदाहरण है। और ये से अपन ने हमेशा ई बनाई है, ये से अपन ई बनाते आ रहे कैसे, सबसे पहले तो आधे वर्ण को पूरा कर दो और ये है तो ई की मात्रा लगा दो, वह है तो ओ की मात्रा लगा दो और रे है तो रे की मात्रा लगा दो। तो प्रति प्लस अक्ष का अर्थ होता है दूरी, लेकिन यहाँ पर अपन को ई करना होगा, ई आदेश हो जाता है। अक्ष यानी आंखों के सामने जो होगा उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। जैसे प्रियतम,
पर्यटन। अब ये के आगे कोई आधा वर्ण, ये से पहले कोई आधा वर्ण है, पर्यटन, ये से पहले आधा वर्ण है, तो अपन सबसे पहले तो उस आधे वर्ण को पूरा करेंगे और ये है, इसका मतलब ई की मात्रा लगा देंगे। आगे एटन, एटन का अर्थ होता है भ्रमण, परि प्लस एटन से पर्यटन बन जाता है, भ्रमण जिसको अपन कहते हैं। व्यंजन, ये से पहले आधा वर्ण है, तो अपन क्या करेंगे, इस आधे वर्ण को पूरा करेंगे। ये से पहले कोई आधा वर्ण बैठा है तो इस आधे वर्ण को पूरा करेंगे और आगे ये है तो इसके ई की मात्रा लगा देंगे, प्लस आगे इसमें ए है, आगे अनुस्वार है अंजन, वी प्लस अंजन से व्यंजन बन जाता है। उसी प्रकार अपन वे वाले उदाहरण ले, जैसे स्वागत, वैसे तो ये दीर्घ संधि की शर्त को भी पूरा कर रहा है और इसमें दीर्घ संधि भी मान्य होती है, लेकिन अपन यहाँ पर यण संधि में लिखा है तो सबसे पहले तो वैसे पहले कोई आधा वर्ण था तो इस आधे वर्ण को पूरा कर दिया। अगर ये होता तो अपन ई की मात्रा लगा देते, लेकिन ये वह है तो वैसे अपन ओ बनाते आ रहे हैं। इसमें आ है, आगे गत सद, आगत सु प्लस आगत से क्या बन गया, स्वागत। अन्वे, वैसे पहले आधा वर्ण आधे वर्ण को पूरा कर दिया, वह तो इसकी ऊ की मात्रा लगा दी, आगे आई, अनु प्लस ऐ से क्या बन गया, अन्वे। उसी प्रकार अपन री वाले उदाहरण ले, जैसे मात्राज्ञा या मात्रांश, मात्राज्ञा, ये शब्द बना कैसे, यूं बना है, तय और रे, और इसमें आ की मात्रा है, तो अपन ने रे से री बनाया है, ये रे लिखना है और इस रे से पन को री बनाना है और वो रीपन को नीचे लगाना है तय के, तो मातृ प्लस आज्ञा से क्या बन गया, मात्रा क्या बन गया। या इस री को अपन ने रे में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, यानी ये आधा तय तो है ही और इस आधे तय में पूरा रे मिलाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, त्रय में, त्रय बनता है तय प्लस रे से, तो मातृ प्लस आज्ञा से मात्रा क्या बन जाता है, मात्रांश, तो मातृ प्लस अंश हो जाएगा, मातृ प्लस अंश से मात्रांश बन जाएगा। यण संधि में ई और रे के बाद कोई असमान स्वर आएगा और इनसे क्रमशः ई से ये बनेगा, ऊ से वे बनेगा, री से रे बन जाएगा। जैसे अपन ने लिख कर देख ले सब, अगला एवं अंतिम भेद होगा अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में ए, आई, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनसे अपन ए से अपन आई बना लेंगे, आई से अपन आई बना लेंगे, ओ से अपन औ बना लेंगे और औ से आओ बन जाएगा। यानी पर सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में आई, आय, आव, आव की ध्वनि आ रही है तो वहाँ पर अपन अयादि संधि मान सकते हैं। आई से अपन ए बना लेंगे, आय से आई बना लेंगे, आव से ओ बना लेंगे, आव से औ बना लेंगे। जैसे एक शब्द लिखा नयन, इस समय आई की ध्वनि आ रही है, ए प्लस ये आई की ध्वनि आ रही है और आई से अपन ने क्या बना लिया, यानी इसमें ये न आधा और इसमें ए प्लस ये प्लस न है, तो इस ऐसे अपन ने क्या बनाया, ऐसे अपन ने ए बनाया, तो यहाँ पर अपन इसके ए की मात्रा लगा देंगे और आगे जो बचे है उसको लिख देंगे ने प्लस अन से नयन बन जाएगा।
यानी इसमें आई की ध्वनि आ रही है ए और ये, और ऐसे अपन को बनाना है ए, तो ने प्लस अन बना लिया। उसी प्रकार आई की जैसे गायक, यहाँ पर आई की ध्वनि आ रही है और आई से अपन को आई बनाना है, तो अपन बना लेंगे गई प्लस अक से क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। आओ जैसे पवन, आओ की ध्वनि आ रही है तो इससे अपन क्या करेंगे, पो प्लस अन कर देंगे, आओ बनता है, आओ ओ से बनता है, तो यहाँ पर आओ की ध्वनि आ रही है तो अपन इसको ओ में बदल दिया। आओ जैसे पावक, इसमें आओ की ध्वनि आ रही है तो आओ अपन को आओ से बनाया था, पाओ प्लस अक बन जाएगा। इन शब्दों से अपन इनको याद कर सकते हैं। इनके ठीक नीचे लिखना है, यानी ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए प्लस कोई असमान स्वर। ये जो स्वर है चार, इनके अलावा कोई समान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा, आई आय आव और आव बन जाएगा। ये 5 उपभेद कर दिए जाते हैं स्वर संधि के, यानी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में आ बड़ा ओ बड़ा ई आए तो वहाँ पर अपन दीर्घ संधि कर सकते हैं, और इनको तोड़ने पर हमेशा इनके समान ही वर्ण आएंगे, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं अंतिम वर्ण के प्रथम शब्द में समानता रहेगी। गुण संधि में ए और ओ आएंगे, यानी किसी संधि युक्त शब्द के बीच में ए और ओ आ रहे तो वहाँ पर अपने गुण संधि कर सकते हैं, और ये गुण आदेश होता है। ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई के आने से ए बन जाता है, और ए आ के बाद में ओ या बड़ा ओ आने से ओ बन जाता है। अगर ए आ के बाद में रे आए तो उसे आर बन जाता है। वृद्धि संधि में अपन को संधि युक्त शब्द के बीच में आई और औ मिलेगा। आई और औ प्राप्त करने के लिए ए आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो इसे अपन नहीं, ए आ के बाद में ए आई आ रहा है तो इसे अपन आई बना लेंगे, और ए आ के बाद में ओ या औ आ रहा है तो उसे अपन औ बना लेंगे। यण संधि में अगर किसी संधि युक्त शब्द के बीच में ये व और रे से पहले कोई आधा वर्ण है तो वहाँ पर अपन यण संधि मान सकते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं कि ए ओ रे के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए से क्रम से ये बन जाता है, ओ से व बन जाता है और री से रे बन जाता है। अयादि संधि में, अयादि संधि में ए आई ओ औ इन संधिक्षर वर्णों के अलावा कोई स्वर आए तो इनसे आए आय आओ और आओ बन जाता है, या किसी संधि युक्त शब्द के बीच में ये 4 ध्वनियां अपन को मिल रही हैं तो वहां पर अपन अयादि संधि मान सकते हैं।